नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर से संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपीएसआई की परीक्षा, एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम साइंस में एक सीरीज को चला रहे हैं जिसमें बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव को हल कर लिया है, जिसमें कोशिका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनसे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनके प्रश्नों को हमने हल किया है। ये सभी टॉपिक आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप इनसे संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने वायरस से और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा की थी। उनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको हल किया था। और आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो किसका वाहक होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, वाहक क्या है, मतलब उसका कैरियर कौन सा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता कौन है, इसके बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है। प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में बताना है और उसके वाहक के बारे में बताना है कि आखिरकार उसका वाहक क्या है। देखिए, ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है मच्छर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। यहां पर देखिए, मक्खी जरूर कुछ बीमारियों को पैदा कर सकती है, लेकिन वो इसकी वाहक नहीं है। जुएं, लाइस दिया हुआ है, इंसेक्ट्स दिया हुआ है, इनका संबंध प्लाज्मोडियम परजीवी से नहीं है। मच्छर ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। और प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, यदि उसके बारे में बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि मलेरिया नाम की बीमारी जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम नाम का ये जो परजीवी होता है उसकी वजह से होती है। मलेरिया किस तरह का रोग है, तो मलेरिया जो होता है वो एक तरह का प्रोटोजोआ वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अब मच्छरों के बारे में भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मच्छरों में भी जो नर मच्छर होते हैं, मतलब जो मेल मॉस्किटो होते हैं, वो काटते नहीं हैं। मतलब उनकी वजह से प्लाज्मोडियम का प्रसार नहीं होता है, मलेरिया उनकी वजह से नहीं होता है। बल्कि जो मादा फीमेल मॉस्किटो होते हैं, काटने का काम इनका है ना। तो जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उनकी वजह से मलेरिया होता है। अब मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से होता है ये भी देख लेते हैं, है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। इतनी चीजों को हमने देखा, एक ही क्वेश्चन में हमने इतने फैक्ट्स को देखा कि मच्छर की वजह से प्लाज्मोडियम जो है उसका वाहक होता है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया नाम की बीमारी होती है। मलेरिया किस तरह का रोग है, तो यह एक प्रोटोजोआ तरह का रोग है। और मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से ये होता है। मच्छर का टाइप हमने नाम भी देख लिया, कौन सा मच्छर होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। साथ ही साथ में देखिए यहां पर ये लिखा है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये स्पेसिफिक तौर पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो नर मच्छर होते हैं, मेल मॉस्किटो जो होते हैं, वो काटते नहीं हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वही काटती हैं और उसी की वजह से मलेरिया वगैरह जैसे रोग होते हैं। ये इतना पता होना चाहिए। एक ही प्रश्न में हमने काफी सारे फैक्ट्स के बारे में चर्चा की है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है ना। प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है। ये आखिरकार किसने खोजा था, इसके बारे में हमको बताना है। तो क्या वह मेंडल हो सकते हैं, जे जी मेंडल, क्या इसका आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये याद रखें। मेंडल का संबंध आनुवांशिकी से है, तो इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का संबंध इससे नहीं है, प्लाज्मोडियम से नहीं है। अगला लिखा हुआ है हैकल, तो इनका पूरा नाम होता है अर्नेस्ट हैकल, ये याद रखें। इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल।
और अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को खोजा था, पारिस्थितिकी शब्द को बताया था। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द के बारे में बताया था। अगला लिखा हुआ है रोनाल्ड रॉस, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले जो है मलेरिया के प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है ये बताया था इन्होंने। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है ये बताया। और इसकी वाहक कौन होती है, तो इसका वाहक होती है मादा एनाफिलिस मच्छर। वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने ये बताया था कि इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी की वजह से होता है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और आएगा। देखिए इससे संबंधित एक और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं उस प्रश्न की तरफ जाऊंगा। रोनाल्ड रॉस को इसी चीज के लिए 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, 1902 में मिला था। किसके लिए मिला था, इसी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखिए मैं एक प्रश्न के बारे में आपको बता रहा था, एक फैक्ट के बारे में बता रहा हूं। यहां पर ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। रोनाल्ड रॉस जो था उसने केवल और केवल मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है ये बताया था, और इस प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है ये बताया था। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम को किसने खोजा है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स लावेरान। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स लावेरॉन, इनका नाम था चार्ल्स लावेरॉन। इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम को खोजा है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम को किसने खोजा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स लावेरॉन ने खोजा। और यहां पर भी इन्होंने कब खोजा, तो ये खोजा था इन्होंने 1880 में, ये पता होना चाहिए 1880 में खोजा था। तो मादा एनाफिलीज मच्छर उसकी वाहक होती है और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है ये बताया रोनाल्ड रॉस ने। लेकिन यदि पूछा जाए प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की, प्लाज्मोडियम को किसने खोजा, तो चार्ल्स लावेरॉन ने खोजा था, 1880 में खोजा था। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1902 में मिला था। इतने फैक्ट्स हमको पता होना चाहिए। और यदि बात की जाए डार्विन के नाम के बारे में, तो डार्विन ने क्या किया था, डार्विन के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विकासवाद का सिद्धांत यदि पूछा जाए किन्होंने दिया है, तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। एक प्रश्न में हमने इतने सारे फैक्ट्स के बारे में जाना। देखिए मैं आपको बार बार ये मैं क्लास में रिपीट करता हूं कि ये केवल एक ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं है। आप इसे केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज समझ करके सॉल्व मत करिए। यदि ऑब्जेक्टिव सीरीज होती तो मैं ऑप्शन सी पर क्लिक करके आगे बढ़ गया होता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखकर आपको मैक्सिमम फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिले जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हो, और यह एक क्लास की तरह आपके लिए काम करे। इसलिए हम हर एक ऑप्शंस के बारे में जितने मैक्सिमम फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। हमने देखिए इनमें से जितने फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा की है। मेंडल आनुवांशिकी के जनक, अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी शब्द को यूज किया, डार्विन को विकासवाद के सिद्धांत का जनक माना जाता है। प्लाज्मोडियम को खोजा किसने था, तो चार्ल्स लावेरॉन ने खोजा था। लेकिन प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और उसका वाहक जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ये सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया है। इतनी जानकारियां हमको एक प्रश्न में मिली हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मतलब यदि मलेरिया हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा ये हमें बताना है। जरा देखिए जरा, कौन सा अंग प्रभावित होगा, क्या हृदय प्रभावित होगा, नहीं। क्या फेफड़े प्रभावित होंगे, नहीं। गुर्दा, किडनी। देखिए ये जो है ये कोई प्राथमिक आंसर नहीं है। यदि हम ये सोचे क्या ये प्राइमरी आंसर है, नहीं। मलेरिया जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे बढ़ सकता है तब हो सकता है किडनी खराब कर दे, लेकिन वो सामान्य तौर पे हर किसी की किडनी तो खराब कर नहीं रहा है। सामान्य तौर पर सबसे पहले वो जिस पर अटैक करता है वो होता है स्प्लीन, या तो जिसे कहते हैं प्लीहा तिल्ली, ठीक है, उसे कहा जाता है प्लीहा, इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन, और उसे तिल्ली नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए जरा, मैंने आपको जब भी ब्लड वाले टॉपिक को पढ़ाया है या फिर जब भी ये प्लीहा के बारे में हमने पढ़ा है,
तो हमने एक फैक्ट के बारे में आपको बहुत बताया, स्प्लीन क्या करता है, आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसीलिए आरबीसी को ऐसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये हमने बताया था, ये हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की, बहुत कॉमन सा ये कोई फैक्ट है, हर किसी को लगभग लगभग पता होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को ये लगभग लगभग पता होगा। लेकिन इसी फैक्ट से ये प्रश्न भी जुड़ा है, और आज हम इस फैक्ट को इस प्रश्न से जोड़ देंगे कि आखिरकार ये कैसे प्रभावित हो रहा है। देखिए, जब कभी भी मलेरिया का परजीवी, मतलब क्या, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी कौन सा, प्लाज्मोडियम, बॉडी में एंटर करता है, तो वो सबसे पहले कहां पर अपना असर दिखाता है, वो यकृत में जाता है, और यकृत में जाकर के खुद का गुणन करने का काम करता है। क्या करता है, खुद का गुणन करने का काम करेगा। और जब वो खुद का गुणन कर लेता है, उसके बाद वो ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं उनको खत्म करना शुरू करता है, आरबीसी को प्रभावित करना शुरू करता है, और इनको क्या करता है, इनको नष्ट करना शुरू करता है। जब ये आरबीसी नष्ट होते हैं, तो अब देखिए जरा, अपना दिमाग लगाइए, आरबीसी वहां पे नष्ट हो रहे हैं, और नष्ट करने का काम किसका था, प्लीहा का था। तो जब वो आरबीसी वहां पे नष्ट हो रहे हैं और उनको नष्ट करने का काम प्लीहा का है, तो प्लीहा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्लीहा का जब वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी कंडीशन में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। मतलब आप इसे सामान्य भाषा में ऐसा कह सकते हैं जैसे कि प्लीहा में सूजन आ गई, प्लीहा में स्वेलिंग आ गई, तो प्लीहा का आकार बढ़ने लगता है। तो एट द एंड सबसे ज्यादा वो किसको प्रभावित कर रहा है, मलेरिया का परजीवी, वो प्लीहा को प्रभावित करता है, लेकिन यकृत को भी प्रभावित करेगा। सबसे पहले यदि पूछा जाए, सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा, है ना, लीवर को प्रभावित करेगा। यहां पर वो गुणन करेगा, गुणन करने के बाद में आरबीसी को नष्ट करना शुरू करेगा। आरबीसी, ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल पाई जाती है, उसको खत्म करना शुरू करेगा। और खत्म करने का काम स्प्लीन का होता है, स्प्लीन उसको साफ करने का काम करेगी, है ना, स्प्लीन आरबीसी को अलग करने का काम करेगी। और स्प्लीन जब आरबीसी को अलग करने का काम करेगी, तो उनका वर्कलोड बहुत बढ़ गया। ज्यादा वर्कलोड बढ़ने की वजह से स्प्लीन का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। देखिए, हमने आरबीसी का नष्ट होना, आरबीसी का कब्रिस्तान और मलेरिया, इन दोनों को रिलेट कर दिया कि आखिरकार किस तरीके से स्प्लीन बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर मलेरिया का परजीवी आरबीसी को खत्म करने का काम करवा रहा है, इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब ऐसा क्या है जो कॉमन नहीं है, इनमें से ऐसा क्या है जो कॉमन नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखिए जरा, फीवर, चाहे मलेरिया हो जाए चाहे डेंगू हो जाए, फीवर तो आता ही है, तो ये कॉमन है। मानव प्रजाति, ठीक है, हर एक मानव को प्रभावित करता है ना, हर मानव को प्रभावित करता, तो ये भी कॉमन है। यहां पर लिखा हुआ है मच्छर की काट, मॉस्किटो बाइट, तो उसमें भी डेंगू का मच्छर भी बाइट करता है, और साथ ही साथ में मलेरिया का मच्छर भी बाइट करता है। तो इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो पूरे सब गलत हो गए। ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, मच्छर की प्रजाति, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। लेकिन यदि बात की जाए डेंगू को, डेंगू की स्थिति में मच्छर का नाम क्या होता है, मच्छर का नाम होता है एडीज इजिप्टी मच्छर। कौन सा होता है, एडीज इजिप्टी मच्छर, ये होता है एडीज इजिप्टी मच्छर। तो देखिए, एक जगह पे मादा एनाफिलीज है और दूसरी जगह पे एडीज इजिप्टी है, दोनों में अंतर पाया जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो होगा मच्छर की प्रजाति, इसका सही आंसर है। लेकिन एक फैक्ट और बताता हूं आपको, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, है ना। लेकिन डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू होता है वायरल होता है, वो वायरस की वजह से होता है। ये भी एक अंतर है, दोनों में अंतर पाया जा रहा है ना। तो इनके इस पैटर्न में भी अंतर है, मच्छर की प्रजाति में भी अंतर है, दोनों अंतर हमें पता होना चाहिए। ऊपर के तीन जो है ये
स्पष्ट तौर पर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति अपने कॉमन सेंस से भी इनको अलग कर सकता है। मच्छर काटेगा तो फीवर आएगा, दोनों में फीवर आता है। मानव की प्रजाति, हर प्रजाति को मच्छर काटते हैं, और साथ ही साथ में मच्छर की काट मतलब मॉस्किटो बाइट, अब चाहे ये मच्छर काटे चाहे वो मच्छर काटे, बाइट तो होगा ही, लेकिन उनकी प्रजाति में अंतर पाया जाएगा। ये कॉमन सेंस से हल किया जा सकता था ये प्रश्न। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर जो है वो डी है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, और ये बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने तुरंत बता दिया इसका आंसर क्या है। चलो अब देखिए, दवा का नाम कि आखिरकार कौन सा ऐसा पेड़ है जो मलेरिया के लिए दवा प्रदान करने का काम करता है। क्या बांस का पेड़ ऐसा काम कर सकता है? नहीं। नीलगिरी का पेड़? नहीं। जिंकगो का पेड़? नहीं। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है सिनकोना का पेड़, ये बिल्कुल सही है ना। सिनकोना का पेड़ या सिनकोना की छाल से एक दवाई पहले के समय पे निकलती थी, और वो मलेरिया में काफी ज्यादा यूज होती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुनैन, या तो कई जगह पे क्विनोन भी लिखा हुआ होता है, ये भी याद रखिएगा। कई जगह पर क्विनोन भी लिखा हुआ होता है, क्विनाइन भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? क्विनाइन भी लिखा हुआ मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है ना, ये जो दवा है ये पहले के समय पे यूज होती थी। अब कौन सी दवा यूज होती है? तो अब ये दवा यूज नहीं होती उतनी ज्यादा। अब जो दवा यूज होती है उसको कहते हैं क्लोरोक्वीन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोक्वीन। ये हमें पता होना चाहिए। अब के समय में जो दवा यूज होती है उसे कहा जाता है क्लोरोक्वीन, इतना हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में एक थेरेपी का भी इसमें यूज किया जाता है ना। यदि अक्यूट लेवल का मलेरिया हो जाए, बड़े लेवल का मलेरिया हो जाए, तो उसमें एक थेरेपी यूज होती है जिसको कहते हैं एसीटी, मतलब आर्टेमिसिनिन। उसको कहते हैं आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थ्योरी। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं एसीटी। इसको कहा जाता है एसीटी, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। चलिए अब देखिए, ये कब यूज होता है? जब बहुत बड़े लेवल पर मलेरिया कितनी देर पहले खत्म हुए? हेलो, अरे ये तो चल रहा है। सेल खत्म हो गया ना?
दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, शायद सेल वगैरह खत्म हो गए थे, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा ऑडियो जो है वो चला गया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को कि आखिरकार इस प्रश्न में हमने कितने फैक्ट्स को देखा है, ताकि यदि ऑडियो मिस हुआ हो तो आप फिर से इसका रिवीजन हो जाए। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है बांस का पेड़ बिल्कुल नहीं हो सकता, नीलगिरी का पेड़ ये भी नहीं हो सकता, जिंकगो का पेड़ ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये जो सिनकोना का पेड़ है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। सिनकोना का पेड़ या तो सिनकोना की जो छाल होती है उससे एक खास तरह की दवा मिलती है जिसको कहते हैं क्विनैन, या तो इसे क्विनाइन भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो दवा है ये पहले के समय पर यूज होती थी, लेकिन अब जो है वो क्लोरोक्वीन नाम की दवा का यूज किया जाता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्लोरोक्वीन नाम की दवा का यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ में एक थेरेपी का भी यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एसीटी, मतलब आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थ्योरी, है ना। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थ्योरी का उपयोग किया जाता है जब मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाएगा, एसीटी का उपयोग किया जाएगा। एक फैक्ट और हम और देख रहे हैं कि आखिरकार मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम कहां पर डेवलप होता है, तो जहां कहीं पर भी स्थिर जल होता है और साथ ही साथ में वहां पर शांत पानी पाया जाता है, या फिर हल्का फुल्का बहता हुआ पानी जहां पर होता है वहां पर यह मलेरिया का परजीवी पाया जाएगा। इतनी डिटेल को हमने देख लिया था। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। अब देखिए यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन 3 स्टेटमेंट में से हमें सर्च करना है कि आखिरकार सही आंसर क्या है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर दिया हुआ है। हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। हम ये जानते हैं कि डेंगू जो होता है वो वायरल डिसीज होती है, प्रोटोजोआ रोग नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है ना। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। देखिए ये जो होता है कि यदि मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि किसी व्यक्ति को नेत्र गुहा में किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या ये जो है उसका लक्षण हो सकता है? तो नहीं, ये इसका लक्षण जो है वो नहीं है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, मतलब तीसरे नंबर का स्टेटमेंट दिया है, त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। मतलब त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्त्राव होना, नाक से त्वचा में पित्तिका आना मतलब दाने पड़ना, दांत पड़ना, और साथ ही साथ में रक्त स्त्राव होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि केवल 3 नंबर का यह जो प्रश्न दिया हुआ है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। केवल 3 नंबर का जो प्रश्न है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये हमें पता होना चाहिए। स्टेटमेंट को हम पढ़ते हुए इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमने ये देखा कि त्वचा में पित्तिका पड़ना, त्वचा में पित्तिका पड़ना मतलब रैशेस पड़ना, और साथ ही साथ में रक्त का स्त्राव होना, नोज से ब्लीडिंग होना, ये इसका बिल्कुल लक्षण है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम ये मानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ओनली 3 ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। मतलब हमें यह देखना है कि कौन सा बिल्कुल जोड़ा जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है? टीबी होता है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है ये। और यहां पर इसकी थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है एटीएस। इसकी थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है एटीएस, जो कि गलत है। ये होती है एंटी टिटनेस सीरम। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टिटनेस सीरम। किसमें यूज होता है? टिटनेस में यूज होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
टीबी के लिए ये ऑप्शन गलत है। टीबी के लिए एक दो चीजें और जान लेते हैं। इसमें किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। और दवाइयां कौन सी दी जाती हैं? तो एक डॉट्स करके दवाई होती है, डॉट्स करके दवाई होती है। ये दवाइयां जो हैं वो दी जाती हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। इतनी जानकारियां हमने इसके बारे में जाना। अगला लिखा हुआ है टिटनेस, तो बिल्कुल गलत। ये बीसीसी लिखा हुआ है, हालांकि ये बीसीजी होना चाहिए था, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अगला लिखा हुआ है मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि मलेरिया के लिए अब जो दवा यूज होती है वो क्लोरोक्वीन होती है, ये हमने देखा था। और यहां पर लिखा हुआ है स्कर्वी, या तो जैसे कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है थायमिन, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन किसको कहते हैं? तो थायमिन जो होता है वो विटामिन बी1 को कहा जाता है। विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं बेरी बेरी, ये हमको पता होना चाहिए। विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन लिखा हुआ है, थायमिन विटामिन बी1 को कहते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बेरी बेरी कहते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमने बहुत से फैक्ट्स को जाना। टीबी लिखा हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस का एटीएस से कोई संबंध नहीं है। एटीएस का मतलब होता है एंटी टिटनेस सीरम, और वो टिटनेस में यूज होता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसे कहते हैं बीसीजी। और साथ ही साथ में जो थेरेपी दी जाती है, जो और उसका थेरेपी का नाम है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट नोटिस। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट नोटिस उसका नाम है। इतना हमने देख लिया। टिटनेस का संबंध वहां पर लिखा हुआ एटीएस से है। मलेरिया का क्लोरोक्वीन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मलेरिया के 65% रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि देखिए ये यहां पर प्रश्न में मलेरिया के परजीवी के 4 प्रकार लिखे हुए हैं। 4 प्रकार लिखे हुए मतलब प्लाज्मोडियम मलेरियाई लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 प्रकार पाए जाते हैं मलेरिया के पाए जाने वाले इस परजीवी के। तो कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है कि भारत में जो लगभग 65% मलेरिया होता है वो इनमें से किसकी वजह से होता है? तो ये जो ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे हो गए, सी ऊपर चला गया है, बी नीचे आ गया है। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मैक्सिमम लोगों को मलेरिया होता है ना? तो सबसे कॉमन मलेरिया कौन सा है? जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हो रहा है। लेकिन एक फैक्ट और जान लेते हैं। अब एक फैक्ट क्या जान लेते हैं कि सबसे घातक वाला मलेरिया कौन सा होता है? तो जो सबसे घातक मलेरिया होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ये भी हमें याद रखना है कि सबसे डेंजरस मलेरिया किससे होगा? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होगा। मोस्ट कॉमन मलेरिया जो इंडिया में होता है, 65% लोगों को होता है, वो कौन सा होता है? वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। तो अंतर है दोनों में, अंतर दोनों फैक्ट में है, ये हमें पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब मलेरिया के संबंध में ऐसा क्या है जो गलत है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। देखिए पहला स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है परोपजीवी कीट, मतलब इंसेक्ट पैरासाइट की वजह से पैदा की जाने वाली बीमारी है, जबकि हमको पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर केवल उसका वाहक होता है, लेकिन बीमारी का कारण कौन होता है? वो प्लाज्मोडियम होता है। बीमारी का कारण जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये गलत है। लेकिन अब हम बी, सी और डी की तरफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है ना? संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, बिल्कुल सही है। कौन सा मच्छर होता है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि दलदली क्षेत्रों में स्थिर जल पाया जाता है, स्टेबल वाटर पाया जाएगा। जो कुछ भी होगा स्टेबल होगा, हल्का फुल्का पानी भी होगा तो वो स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दलदली क्षेत्रों में डेवलप होता है, बिल्कुल सही है। जहां कहीं पर भी स्टेबल वाटर होगा, शांत पानी होगा और साथ ही साथ में हल्का फुल्का बहता हुआ पानी होगा, ये वहां पर डेवलप होते हैं। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। देखिए फिर से आ गया, क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। पहले के समय में कुनैन का उपयोग होता था। कहां पर मिलती थी? तो सिनकोना के पेड़ से या सिनकोना की छाल से मिलती थी। तो ये जो ऑप्शन बी, सी और डी लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि यह मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, लेकिन कारण जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर केवल उसका वाहक होता है, वो उससे होने वाली बीमारी नहीं है। चलिए, बीमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से, और ये परोपजीवी कीट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काला अजार रोग के लिए रोग वाहक का कारण है? मतलब काला अजार रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये यहां पर पूछा गया है। क्या डॉग इसका आंसर हो सकता है? डॉग इसका आंसर नहीं हो सकता है। डॉग से जो सामान्य तौर पर बीमारी बहुत फेमस है उसे हम कहते हैं रेबीज। और रेबीज किसकी वजह से होता है? पिछली क्लास में भी हम कई बार देख चुके हैं, ये होता है रैबिडो वायरस की वजह से होता है। रैबिडो वायरस की वजह से होता है रेबीज। चूहे की वजह से, क्या चूहा इसका आंसर हो सकता है? नहीं, चूहा इसका आंसर नहीं हो सकता है। चूहे से कौन सी बीमारी हो रही थी? प्लेग की बीमारी होती है ना। चूहे के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनसे प्लेग की बीमारी होती है, और चूहा एक तरीके से देखा जाए तो कैरियर का काम करता है, तो प्लेग की बीमारी होती है। ये जो लिखा हुआ है बालू मक्खी, या तो जिसे हम कहते हैं सैंड फ्लाई, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। बालू मक्खी या सैंड फ्लाई की वजह से काला अजार रोग होता है। और इसका परजीवी कौन सा होता है? यदि ये देखा जाए इनका परजीवी कौन सा है, तो इनका परजीवी है लिशमानिया डोनोवानी। याद रखिएगा, ये होता है लिशमानिया। ये होता है, एक मिनट जरा, ये होता है लिशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया है, चलिए, ये होता है लीशमानिया। ये लीशमानिया डोनोवानी क्या है? उस परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी का नाम है जिसकी वजह से यह रोग होता है। ये उस प्रोटोजोआ परजीवी का नाम है जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है, उसको कहते हैं लीशमानिया डोनोवानी। इतना हमें पता होना चाहिए। तो काला अजार रोग किसकी वजह से हो रहा है? लीशमानिया डोनोवानी की वजह से हो रहा है। ये लीशमानिया डोनोवानी क्या है? एक तरह का परजीवी है, प्रोटोजोआ परजीवी है। और एक किसमें पाया जाएगा? तो ये जो सैंड फ्लाई होती है जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं, ये इसका वाहक होता है। बिल्लियों से भी रेबीज रोग हो सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यदि बिल्लियां काट दें तो उससे भी रेबीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल डॉग के बाइट से ही रेबीज रोग होगा। तो इस तरीके से हमने इतने फैक्ट्स को जाना, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दुर्दम मतलब मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। देखिए ये आ गया प्रश्न, अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मलेरिया का नॉर्मल रूप होता है, दवाइयां वगैरह दी जाती है, ठीक हो जाता है, जान बचाई जा सकती है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है मैलिग्नेंट, ये बिल्कुल इसका प्राणघातक रूप है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को ये हो जाए तो जान जाने के चांसेस तक आ सकते हैं काफी ज्यादा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे सीरियस वाला किससे होता था? तो ये होता था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का मतलब यह है कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे घातक मलेरिया किससे होता है, तो सबसे घातक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ये होता है सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। तो ये कौन सा मलेरिया कहलाता है? इसको कहते हैं मैलिग्नेंट नाम का मलेरिया, या तो फिर इसे जो है सेरेब्रल मलेरिया भी जाना जाता है। इससे सेरेब्रल मलेरिया भी होता है।
और ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी चीजें पता होना चाहिए। तो ये मैलिग्नेंट नाम का मलेरिया कौन से परजीवी की वजह से हो रहा है? तो देखिए इसमें पूरे नाम दिए हुए, कितने टाइप के परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम कितने टाइप के होते हैं मलेरिया से रिलेटेड। वाइवेक्स भी होता है, ओवेल भी होता है, मलेरियाई भी होता है और फैल्सीफेरम भी होता है। लेकिन ये जो फैल्सीफेरम है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसकी वजह से सबसे घातक जो मलेरिया होता है उसको कहते हैं मैलिग्नेंट। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और उसको सेरेब्रल मलेरिया भी होता है, ये भी याद रखिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर से मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं। कई बार कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि एक ही फैक्ट को बार बार क्यों रिपीट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला और फिर 5 सेकंड के बाद में मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए जो होशियार स्टूडेंट हैं वो एक बार में चीजों को कैच कर लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसा स्टूडेंट जो अभी थोड़ा सा कमतर है, मतलब थोड़ा सा कमजोर है, उसके दिमाग में बार बार बोल करके चीजों को फीड कराया जा सके, उसे याद करवाया जा सके। इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? देखिए ये तो अब भी सॉल्व किया हमने। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न को सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि एक लीशमानिया डोनोवानी नाम का एक परजीवी होता है, और वो क्या करता है कि आ, वो काला अजार नाम के रोग को पैदा करने का काम करता है। लेकिन एक फैक्ट और हमको पता चल गया, काला अजार में जो परजीवी होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये आंसर क्या होगा इसका? ये लिखा हुआ है लीशमानिया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है ना? लीशमानिया। और पूरा नाम क्या होगा? लीशमानिया डोनोवानी। ये पूरा भी याद रखिए, लीशमानिया डोनोवानी उस परजीवी का नाम है जिसकी वजह से काला अजार नाम का रोग होता है। ठीक है। फीताकृमि, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक और ये जो लिखा हुआ है एस्कैरिस, ये इससे संबंधित नहीं है। ये बहुत सरल प्रश्न है, अभी हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गोलकृमि मतलब जिसे हम कहते हैं निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? मतलब निमेटोड से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया है। ठीक है। कौन सा रोग हो सकता है? ऑफलाइन बैच में कोई गैस करेगा कौन सा रोग हो सकता है? हाँ, निमेटोड्स की वजह से कौन सा, गोलकृमि की वजह से कौन सा रोग होता है? देखो ए और बी में से ही सही आंसर है, लेकिन उनके शब्द जो है आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये पूछा है कौन सा आंसर हो सकता है। क्या होगा, ए सही होगा कि बी होगा? हाँ, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए फाइलेरिया जो होता है ये होता है किसकी वजह से? गोलकृमि या तो निमेटोड की वजह से होता है। और ये फाइलेरिया जो होता है वो किसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसके पैर का आकार बहुत ज्यादा सूज जाएगा और वो ऐसा दिखाई देगा जैसे हाथी का पैर हो, ऐसा हिस्सा दिखाई देता है। और ये होता है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी की वजह से। ये परजीवी का नाम है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी। परजीवी का नाम है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी नाम का परजीवी जो है यहां पर होता है। जैसे हमने लीशमानिया डोनोवानी का नाम पढ़ा था, तो लीशमानिया डोनोवानी पे हमने क्या देखा? काला अजार होता है। लेकिन यदि फाइलेरिया होता है तो किसकी वजह से होता है? वो होता है वुचेरिया बैनक्राफ्टी की वजह से होता है। और वुचेरिया बैनक्राफ्टी के बारे में और क्या है? ये लिम्फेटिक सिस्टम में रुकावट पैदा करेगा। क्या करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम में रुकावट पैदा करेगा। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फाइलेरिया, हाथी पांव भी इसको कहते हैं, किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बैनक्राफ्टी नाम का जो परजीवी होता है उसकी वजह से होता है। और गोलकृमि निमेटोड का ही एग्जाम्पल है, इसकी वजह से ही फाइलेरिया होगा। ठीक है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है फ्लूओरोसिस, ये क्या होता है ना? जब कभी भी पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में ये रोग हो सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। फ्लोराइड जो है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, दांतों के लिए अच्छा होता है वो फ्लोराइड। तो फ्लोराइड ना तो बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। यदि कम हो जाएगा फ्लोराइड तो क्या होगा? दंत क्षय होने लगेगा, दंत क्षय की समस्या आएंगी, दांतों से संबंधित डेंटल प्रॉब्लम आने लगेंगे। लेकिन यदि ज्यादा हो जाएगा तो फिर यह रोग होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा हुआ है लेप्रोसी, है ना? तो पिछली क्लास में हमने देखा था लेप्रोसी किसकी वजह से होता था?
लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता था, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इनके जो कारक हैं उनमें जिस जिस कारक की वजह से वो हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो परजीवी हो, उस पर्टिकुलर परजीवी का, वायरस का, बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। ये नाम हमें रटा हुआ होना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसी होता था। इसका एक नाम भी बताया था, हैंसेन रोग के बारे में बताया था, है ना? हाँ, वैज्ञानिक का नाम था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, मतलब मच्छर की वजह से नहीं होता है? डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर की वजह से होता है, ये हमको पता है। फाइलियारिसिस जो होता है, मतलब फाइलेरिया जो होता है, ये भी मच्छर की वजह से होता है। और कौन सा मच्छर होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, ये होता है क्यूलेक्स मच्छर, ये याद रखिएगा, ये होता है क्यूलेक्स मच्छर। डेंगू होता है एडिस इजिप्टी मच्छर। ये यहां पे लिखा हुआ है मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। देखिए अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से, डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर की वजह से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन निद्रा रोग किसकी वजह से होता है? ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। निद्रा रोग एक खास तरह की मक्खी की वजह से होता है, जिसको कहते हैं सी मक्खी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीसी मक्खी। और इसमें जो परजीवी होता है उसका नाम क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो जो परजीवी होता है इसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा। नाम क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा। इतना पता होना चाहिए। देखिए गहराई वाले टॉपिक हैं ये, और गहराई से ही प्रश्न यहां पर आते हैं। यदि आप ऊपरी स्तर पर पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है प्रश्नों को गलत कर दें। हमें गहराई में पता होना चाहिए। निद्रा रोग किसकी वजह से हो रहा है? सीसी मक्खी की वजह से हो रहा है। और जो परजीवी होता है उसका नाम क्या होता है? उसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमा। याद रखिए प्रोटोजोआ से होने वाले ये सब रोग हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है वो पूछा गया है। ठीक है, देखिए आंसर आ गया। अब भी बिल्कुल हमने इसके बारे में चर्चा की है। ऑफलाइन बैच के बच्चे तुरंत बता देंगे। क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ डी, बिल्कुल सही बात है ना? डी, ट्रिपैनोसोमा नामक जो एक कोशिकीय जीव होता है उससे ही निद्रा रोग होता है, ये हमें पता है। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया है। और यदि मान लीजिए ये हमें नहीं भी पता होता तो भी, यदि मान लीजिए आपको इसका नाम याद नहीं आता तो भी आप बहुत ही आसानी से अपने कॉमन सेंस से इसको हल कर सकते थे कि हमें इतना तो याद है कि ये कुछ ना कुछ परजीवी की वजह से होता है। और परजीवी वाला ऑप्शन ऊपर कहीं नहीं दिया है, किसी दूसरे परजीवी का नाम ही नहीं दिया है। यहाँ पे लिखा है विटामिन ए की कमी से, बिल्कुल गलत। शरीर में कैल्शियम की कमी से, बिल्कुल गलत। रक्तचाप के बढ़ने से, बिल्कुल गलत। अब यदि मान लीजिए यहां पर वो दूसरे ऑप्शन दे देते, दूसरे ऑप्शन कैसे दे देते? ऑप्शन ए में दे देते एडिस इजिप्टी, दूसरे में दे देते लिशमानिया डोनोवानी, ऑप्शन सी में कुछ और दे देते, एनाफिलीज मच्छर दे देते, और यहां पर लिखा होता ट्रिपैनोसोमा, तब वो कंफ्यूजन क्रिएट करता। लेकिन यहां पे तो सरल सा प्रश्न है, पढ़ते साथ बन जाना चाहिए अपने आप। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? मतलब यदि मान लीजिए पानी स्वच्छ ना हो, पानी पूरी तरह से, पेयजल जो होता है मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो पूरी तरह से सेफ ना हो, अनसेफ हो, गंदा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर कौन सा रोग होता है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है तीव्र प्रवाहिका। तीव्र प्रवाहिका का मतलब होता है डायरिया। ठीक है, ये तो हो सकता है। कैंसर और गाउट इससे संबंधित नहीं है। कैंसर का संबंध और गाउट का संबंध गंदे पानी से नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये जो रोग होता है जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। यदि पानी जो है गंदा हो तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का रोग हो सकता है।
अब देखिए इसको कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। कैंसर लिखा हुआ आ रहा है कि कैंसर गंदे पानी से होता है। हाँ, है ना, गुटखा खाने से होता है। पाउच वाला जो गुटखा आता है उसको खाने से ये समस्याएं हो सकती हैं। अगला लिखा हुआ है क्या, संधि शोथ मतलब एर्थराइटिस, ये भी गंदे पानी से उतना रिलेट नहीं कर रहा है। श्वेत रक्तता जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया, मतलब ल्यूकेमिया भी एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, क्या ये भी होगा? ल्यूकेमिया भी गंदे पानी से संबंधित नहीं है। एड्स, ये तो गंदे पानी से बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। चलो, तो ये ऑप्शन जो अपने आप एलिमिनेट हो रहे हैं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है ना। मलेरिया भी होता है गंदे पानी में, इसके परजीवी पनपते हैं। यहां पर लिखा हुआ है तीव्र प्रवाहिका डायरिया भी जो होता है गंदे पानी को पीने से होता है। और ये जो लिखा हुआ है ये भी एक कृमि जनित रोग है जो गंदे पानी में होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद मलेरिया परजीवी शरीर में रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने अभी जब इसको सॉल्व किया था पहले दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने इसके पूरे और आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि आखिरकार सबसे पहले परजीवी कहां पर अपना इफेक्ट डालेगा, उसके बाद में वो कहां पर आरबीसी को नष्ट करेगा, सब कुछ हमने देखा था। हमने देखा था ना कि ये जो परजीवी होता है सबसे पहले गुणन करता है। और ये गुणन कहां पर करता है? तो ये गुणन करता है यकृत में, या तो जिसे हम कहते हैं लीवर में। और जब ये लीवर में गुणन करता तो सबसे पहला इफेक्ट इसने कहां पर दिखाया? सबसे पहला इफेक्ट इसने दिखाया लीवर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहां पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है। डाउट क्रिएट कैसे हो सकता है? कि ब्लड भी तो हो सकता है। ब्लड भी तो हो सकता है क्योंकि जब मच्छर ने काटा तो ब्लड के रास्ते से ही तो आखिरकार वो गया है। लेकिन उस समय पर उसने ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस समय पर क्या हुआ है? ब्लड उसके लिए एक मार्ग का काम कर रहा है, एक रास्ते का काम जरूर कर रहा है। लेकिन सबसे पहले उसने नुकसान पहुंचाना किसको शुरू किया? तो यकृत को, लीवर को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। सबसे आखिर में उसने, सबसे आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया? स्प्लीन को पहुंचाया। क्यों? क्योंकि आरबीसी को लगातार ये मार रहा था। मैंने बताया था ना, गुणन करता है, गुणन करने के बाद में ये रेड ब्लड सेल को नष्ट करने लगता है। और जब रेड ब्लड सेल नष्ट होती है तो तिल्ली या तो स्प्लीन जो होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ने की वजह से इसमें इसका आकार बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है स्प्लीन में। तो शुरुआती इफेक्ट किसमें? लीवर में। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काला अजार के हमने परजीवी तक के बारे में पढ़ लिया है कि लीशमानिया डोनोवानी नाम का एक परजीवी होता है। तो ये क्या है? परजीवी क्या है? परजीवी या प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया है ही नहीं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्यों को संक्रमित करने प्लाज्मोडियम की अब तक कितनी प्रजातियों की पहचान हुई है? ठीक है, देखिए अभी जब हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहां पर इसके 4 प्रकारों के बारे में देखा था, है ना। 4 प्रकार कौन कौन से थे? एक था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा था? सामान्य तौर पर हमने अभी एक प्रश्न किया था ना कि 65% भारत में जो मलेरिया होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। अब हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़े बहुत चेंज भी हो जाए। प्रश्न में 65% लिखा था और 65% से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि ज्यादातर मलेरिया इसकी वजह से होता है। अगला क्या हुआ था? तो अगला था प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो इससे क्या हो रहा था? इससे सबसे घातक मलेरिया हो रहा था, सबसे घातक मलेरिया। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई।
और उसके बाद में हमने देखा था प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में देखा था। तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए 4। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ है 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है ना? 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, एक जो है आपको कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क देता हूं। अभी पिछले कुछ समय से इसकी एक 5वीं प्रजाति के बारे में भी बताया जाने लगा है ना? और जो दक्षिण एशिया का एरिया होता है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर ये जो है पाया जा रहा है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी 5वीं प्रजाति कौन सी है। और ऑप्शन में यहाँ पे 5 लिखा ही नहीं है, ऑप्शन में 5 है ही नहीं यहाँ पे, तो सही आंसर क्या है? 4 ही है। ठीक है, आपको भी आए तो आप 4 ही क्लिक करिएगा, क्योंकि हम सामान्य तौर पर ये 4 ही पढ़ते आए हैं अभी तक। अभी पिछले कुछ समय से इसकी एक 5वीं प्रजाति के बारे में भी नाम जो है वो सुनने को मिलने लगा है ना? लेकिन हम जो किताबों में भी पढ़ते हैं, इन 4 के बारे में ही ज्यादातर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न के हिसाब से इसका बिल्कुल सही आंसर है 4। आगे बढ़ रहे हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारा प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। ये तो फिर से रिपीट हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा था? फेल्सीफेरम। जो सबसे घातक मलेरिया पैदा कर रहा था उसे कहा था फेल्सीफेरम, और जो सामान्य तौर पर मलेरिया पैदा करता है उसे हम कहते हैं वाइवेक्स। सरल प्रश्न है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? अब देखिए, यदि हमने पहले दूसरे प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से समझा था, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लाज्मोडियम का इफेक्टेड एरिया नहीं है। क्या वो यकृत को, मतलब लीवर को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है। क्या वो रेड ब्लड सेल को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ में अब आप फंस जाएंगे यहां पे, 2 तो एलिमिनेट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव 2 एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बाकी हैं। एक बाकी है किडनी और एक बाकी है ब्रेन। अब यहां पर फंसेंगे आप, और यहां पर देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा आंसर। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है किडनी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की वजह से जो घातक मलेरिया होता है कौन सा मलेरिया था वो था आपका सेरेब्रम मलेरिया। कौन सा था? सेरेब्रल। वो था सेरेब्रल मलेरिया। जब ये अपना एक्यूट लेवल पर जाता है तो ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें पता था। ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन किडनी का संबंध नहीं। देखिए मलेरिया बहुत ज्यादा एक्यूट लेवल पर हो जाए, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो जाए तो किडनी को भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो कोई प्राथमिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो बहुत सेकेंडरी है। उसकी वजह से किडनी खराब हो जाए वो बहुत बात की बात है, नॉर्मली नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जो प्राथमिक तौर पर अंगों को नुकसान पहुंचाता है वो है लीवर, आरबीसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये सेरेब्रल वाला यदि मान लो मलेरिया मलेरिया हो जाए तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है किडनी, और किडनी को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्रिया का स्थान नहीं है। मतलब ये देखिए प्रश्न में लिखा है प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है, तो प्लाज्मोडियम के लिए कोई भी क्रिया जो है वो किडनी में नहीं होती है, इतना हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है ना? देखिए निद्रालु रोग मतलब निद्रा रोग, जिसमें नींद बहुत आए। तो ऐसी कंडीशन में लीशमानिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था? काला अजार रोग इसकी वजह से होता है। हमने देखा था अभी, काला अजार रोग होता है इसकी वजह से, लीशमानिया डोनोवानी। यहां पर लिखा हुआ है ट्रिपैनोसोमा, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये किसकी वजह से होता है? तो एक मक्खी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सी सी मक्खी। क्या होता है? सी सी मक्खी। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी पिछले क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में हम इसके बारे में कई बार देख चुके हैं। ये निद्रा रोग वाला क्वेश्चन अभी अभी आया है। ये किस पे इफेक्ट करता है ये भी पता होना चाहिए। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालेगा, और इसकी वजह से हमारा जो नींद का सिस्टम है वो बिगड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए
अरे! यहाँ पर जो है प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उनसे संबंधित जितने मैक्सिमम फैक्ट्स हो सकते थे, हमने उनके बारे में चर्चा की है। आशा करते हैं कि ये जो सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगी और आप इस सीरीज़ की मदद से अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पाने के सपने को पूरा कर पाएँगे। उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और इसी तरह के प्रश्नों को हमारे साथ हल करने के लिए जुड़े रहें हमारे संभवी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।